सुप्रभात बच्चों। हिंदी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एकांकी संचय पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय बहु की विदा एकांकी को पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत एकांकी के एकांकीकार है विनोद रस्तोगी जी। बहु की विदा। इस एकांकी में 5 प्रमुख पात्र हैं। सबसे पहले पात्र हैं जीवनलाल, जो एक धनी व्यापारी हैं जिनकी अवस्था 50 वर्ष है। वे एक निष्ठुर, अहंकारी, लोभी, जिद्दी व कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है जिनकी अवस्था 46 वर्ष है। वे धैर्यवान, ममतामयी, शालीन तथा सरल हृदया हैं। रमेश जीवनलाल का पुत्र है जिसकी अवस्था 22 वर्ष है। कमला रमेश की पत्नी है जिसकी अवस्था 19 वर्ष है। प्रमोद कमला का भाई जिसकी अवस्था 23 वर्ष है। बहु की विदा एकांकी का सारांश। प्रस्तुत एकांकी बहु की विदा श्री विनोद रस्तोगी द्वारा रचित है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज में व्याप्त दहेज की समस्या को दर्शाया है। प्रमोद की बहन कमला का विवाह जीवनलाल के पुत्र रमेश के साथ होता है। प्रमोद अपनी पारिवारिक हैसियत के हिसाब से दहेज देता है। जीवनलाल आशा के अनुरूप दहेज न मिलने से चिढ़ा हुआ रहता है। विवाह के बाद पहला सावन आने पर बहू को उसके मायके भेजे जाने की एक रस्म होती है। उसी रस्म को पूरी करने के लिए प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा करने उसके ससुराल पहुंचता है। परंतु कमला के ससुर जीवनलाल अपनी बहू की विदा नहीं करना चाहते हैं। जीवनलाल के अनुसार बेटे की शादी में बहू कमला के परिवार वालों ने उनकी हैसियत के हिसाब से उनकी खातिरदारी नहीं की तथा कम दहेज दिया। इससे उनके मान पर धब्बा लगा है। जीवनलाल प्रमोद पर व्यंग्य करते हुए यह भी कहता है कि जब उन्हें उनकी मुंह मांगा दहेज देने का सामर्थ्य नहीं था तो अपनी बहन की शादी उनके बेटे से क्यों करवाई। अब जब तक दहेज की पूरी रकम अर्थात 5,000 नहीं चुका दी जाती, वह कमला को अपने मायके विदा नहीं करेगा। प्रमोद जीवनलाल से अपनी बहन को मायके भेजने की प्रार्थना करता है और केवल लड़की वाला होने के कारण उस पर होने वाले अन्याय का विरोध करता है। इस पर जीवनलाल उसे अपनी बेटी गौरी के विवाह का उदाहरण देते हुए कहता है कि वे भी लड़की वाले हैं, परंतु उसने अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया। उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों की इतनी खातिरदारी की कि सभी दंग रह गए। इसलिए लड़की वाले होते हुए भी उनकी मूंछ ऊंची ही है। इस समय उनका बेटा रमेश उसकी बेटी गौरी को विदा करवाने उसके ससुराल गया है और किसी भी समय रमेश अपनी बहन गौरी को लेकर यहाँ पहुँचता ही होगा। प्रमोद उसके बाद अपनी बहन कमला से मिलता है और उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि वह वापस जाकर अपना घर बेच देगा और दहेज की रकम का जुगाड़ कर लेगा। इस पर कमला अपने भाई को समझाती है कि घर बेचने की बात वह बिल्कुल ना करे, क्योंकि अभी उसकी छोटी बहन विमला के विवाह की जिम्मेदारी उसके ही सिर पर है। और वह यह भी कहती है कि क्या हुआ यदि वह पहला सावन अपने मायके में ना बिता पाए। यहाँ ससुराल में उसकी सास और ननद गौरी
बहुत अच्छी है। गौरी के आने से तो उसे अपने सखियों की कमी भी नहीं खलेगी। उसी समय कमरे में कमला की सास राजेश्वरी का प्रवेश होता है। उसे अपने पति की स्वार्थी प्रवृत्ति का पता होता है। राजेश्वरी को यह मालूम था कि जब तक प्रमोद उन्हें वह 5,000 रुपये लाकर नहीं देगा तब तक कमला की विदा नहीं होगी। इसलिए वह स्वयं कमला को तिजोरी की चाबी देकर 5,000 लाने को कहती है। वह प्रमोद से कहती है कि ये रुपये वह जीवनलाल को देकर कमला को विदा करा ले जाए, परंतु प्रमोद पैसे लेने से इनकार कर देता है। उसी समय रमेश बिना अपनी बहन गौरी को विदा किए घर पहुंचता है। गौरी के ससुराल वालों ने भी कम दहेज का बहाना बनाकर गौरी को विदा करने से मना कर दिया था। जीवनलाल को अपने बेटी के ससुराल वालों का यह रवैया अन्यायपूर्ण लगता है। उसे अपने बेटी के ससुराल वाले लोभी और लालची नज़र आने लगते हैं, क्योंकि उसके अनुसार उसने तो अपने जीवन भर की सारी कमाई अपनी बेटी गौरी के ससुराल वालों को ही दे दी थी। दहेज देने के बावजूद उसकी बेटी के ससुराल वालों ने उसे दहेज कम पड़ने की वजह से उसके भाई के साथ विदा नहीं किया। जीवनलाल इसे अपना अपमान समझते हैं और वे शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हैं। तब राजेश्वरी अपने पति की आंखें खोलने के लिए कहती है कि अब वे शराफत और इंसानियत की दुहाई दे रहे हैं, जबकि खुद अपनी बहू को दहेज के 5,000 कम पड़ने की वजह से उसके भाई को अपमानित कर बहू की विदा नहीं कर रहे थे। तब जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी पत्नी राजेश्वरी को कहते हैं कि वह अंदर जाकर बहू की विदा की तैयारी करें। जीवनलाल के इस बदले व्यवहार से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह जीवनलाल के बदले हुए व्यवहार से कुछ देर पहले का तनावपूर्ण माहौल खुशी में बदल जाता है। धन्यवाद।